back students to another video. In this video, we're going to discuss what we are discussing about state government. We're going to discuss part 2. In part 1, we have studied about state legislation, and in this part, we're going to study state executive. So, let's begin. So basically students, we will going to study about state executive. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव से आप लोग क्या समझते हैं? बेसिकली यस, एग्जीक्यूटिव से क्या समझते हैं? बेसिकली इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस और वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव में काम क्या होता है? बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड्स संभालते हैं, वो सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का काम हो गया, ठीक है। तो वो सब कौन करता है? हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच करता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन आता है? ठीक है, अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो होगा वो हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, सिमिलर टू द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द एंटायर नेशन, ठीक है। जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन हेड है? प्रेसिडेंट हेड है। जैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन हेड है? गवर्नर है, ठीक है। तो गवर्नर के बाद कौन हो गया? स्टेट में कौन होता है? यूनियन में प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में कौन? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर, ठीक है। who will be obviously will be the head of the government in a particular state, ठीक है, along with council of ministers, similar to the prime minister who runs the country along with their council of minister is similar to the chief minister, okay। चीफ मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो ये तीन जो पर्सन है ये एक पर्टिकुलर स्टेट को रन करते हैं और पर्टिकुलर स्टेट का वेलबींग मेंटेन करते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग इतना? तो अब हम जब गवर्नर की बात करते हैं, पहली बात तो ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। पहला पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है गवर्नर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि अगर स्टेट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन नहीं हो रहा है वो उसका देखता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब क्या होगा? अपॉइंटेड जो गवर्नर होता है, इसे कौन अपॉइंटमेंट करता है? अपॉइंट कौन करता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद अ टाइम पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। तो 5 साल में हर 5 साल में गवर्नर चेंज होते हैं, 5 साल इनका टेन्योर होता है। इनको जो चूज करता है होता है प्रेसिडेंट विद पीएम, ठीक है। अब ये गवर्नर चुनते हैं, ओके, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। हाँ, क्वालिफिकेशन तो चाहिए ना गवर्नर बनने की, ऐसे थोड़ी ना गवर्नर बन जाएंगे आप, ठीक है। पहले क्वालिफिकेशन क्या होगी जो आप लोगों को मुझको पता है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, ठीक है। पहला पॉइंट he or she must be a citizen of India। दूसरा must have completed 35 years of age, ठीक है। तीसरा should not be a member of either house of parliament or state legislature, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए गवर्नर, ना कि वो विधानसभा विधान परिषद का होना चाहिए और ना कि वो लोकसभा और राज्यसभा का होना चाहिए, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, पार्ट 1 में देखा था, ठीक है। और इसका चौथा क्वालिफिकेशन क्या है? चौथा क्वालिफिकेशन क्या है? मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूं क्या होगा कि कोई भी बिजनेस या जिससे कोई भी बिजनेस अगर रन कर रहा हो, उससे प्रॉफिट आ रहा हो, वो ऑफिस नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है, समझ गए। और इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मस्ट पोजेस द क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन इसके पास होनी चाहिए जो क्वालिफिकेशन है हमारी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के पास, वही क्वालिफिकेशन गवर्नर के पास होनी चाहिए, तभी गवर्नर चुने जाएंगे, ठीक है, समझ गए आप लोग? तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली गवर्नर के फंक्शन, ठीक है। अब जब प्रेसिडेंट की बात आती है स्टेट की, तो गवर्नर की प्रेसिडेंट की बात आती है जब वो एंटायर इंडिया को रूल करे, हेड ऑफ द एंटायर इंडिया। सो गवर्नर की बात आती है वो इट इज अ हेड ऑफ द एंटायर स्टेट, ठीक है। तो उसमें भी कई सारे फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। पहला पार्ट है लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है। दूसरा पार्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है। तीसरा फाइनेंशियल, चौथा जुडिशियल, फर्स्ट डिस्क्रिशनरी। अब हम एक एक करके इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लेजिस्लेटिव पावर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो पहली पावर हमारी आती है लेजिस्लेटिव पावर्स। अब लेजिस्लेटिव पावर से आप क्या समझते हैं? बेसिकली
हो लेजिस्लेटिव पावर, देखिए लेजिस्लेटिव पावर से पहले शुरुआत करने से पहले हम पहले बताएंगे जो गवर्नर का जो फंक्शन है, वेदर इट इज लेजिस्लेटिव, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव, वेदर इट इज जुडिशियल, ठीक है। तो उसके जो पावर है वो सारे जो है वो सिमिलर है प्रेसिडेंट के, ठीक है। जो प्रेसिडेंट के पावर्स है वही गवर्नर के पावर्स है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। तो बेसिकली ये जो गवर्नर होता है कि एडवोकेट्स व्हाट प्रेसिडेंट गेव, बेसिकली जो ये जो गवर्नर होता है वो हर चीज का मतलब हर ऑर्डर का पालन करता है जो कि प्रेसिडेंट इस पे देता है या प्रेसिडेंट इस पे बाउंड प्रेसिडेंट इस पे देता है। तो ये गवर्नर जो होता है वो इसका हर ऑर्डर का पालन करता है और क्या कहते हैं ये जो गवर्नर और जो प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है वो उसको सब क्या एग्जीक्यूट करता है पर्टिकुलरली अपने स्टेट में, ठीक है। तो पहला पावर पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर में क्या समझते हैं, लेजिस्लेचर का पावर, ये क्या गवर्नर जो लेजिस्लेचर का पार्ट था ही जैसे हमने पढ़ा था व्हेन वी आर स्टडीइंग बेसिकली earlier we are when we are studying about qualification of governor, ठीक है। दूसरे तो हमने पढ़ा नहीं था। तो बेसिकली गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये याद रखिएगा, गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ही कैन समन मतलब ही कैन समन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट, ही कैन कॉल, कभी भी बुला सकता है। देखिए पहला फंक्शन हो गया आपका समन ईदर हाउस of the state legislature, ये कभी भी सेशन बैठवा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर का, वेदर इट इज विधानसभा विधान परिषद और वेदर इट इज बोथ ऑफ, ठीक है। तो ये जो है ये कभी बुला सकता है और कभी भी इनको डिसॉल्व कर सकता है, कैन आइदर समन और कैन डिसॉल्व, कभी भी डिसॉल्व कर सकता है और कभी भी समन कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ये जो होता है एड्रेस, ये हमेशा जो होता है एड्रेस द फर्स्ट सेशन आफ्टर फर्स्ट सेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन के बाद ऐसे पर्टिकुलर कोई भी स्टेट इलेक्शन हुआ, विधानसभा इलेक्शन हुआ, तो जब नई गवर्नमेंट आती है तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर में अपने पहली एड्रेस जो स्पीच करते हैं वो इनकी होती है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब अपॉइंट 16 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका क्या है अपॉइंट 16 मेंबर ऑफ द legislative council। अब जब when we are studying about the state legislature and in basically in विधान परिषद legislative council is विधान सभा, ठीक है। विधान सभा में देखा था कि उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। 16 टीचर सेलेक्ट करते हैं, 12 ग्रेजुएट सेलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही 16 जो होता है वो गवर्नर अपने मेंबर्स सेलेक्ट करता है टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। समझ गए। इसके बाद पावर है गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर, मेक ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो होता है गवर्नर बेसिकली ऑर्डिनेंस नहीं समझ में आया होगा, बेसिकली जो होता है गवर्नर भी लॉ बना सकता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर काम ना कर रहा हो। अगर स्टेट लेजिस्लेचर छुट्टी पे है तो गवर्नर एक टेम्परेरी लॉ बना सकता है जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर वापस नहीं आके काम कर रहा हो, ठीक है, तब तक, ओके। ये जो होता है ये जो सर्टेन बिल्स पास होते हैं उसको रिजर्व रखता है फॉर द असेट ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। समझिए लेजिस्लेटिव पावर्स बहुत सारी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स से क्या समझते हैं, ऑब्वियसली गवर्नर इज द हेड ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट एंड द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब जो ये अपॉइंटमेंट करता है बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर के जो एडवोकेट जनरल होते हैं इनका अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। और चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसका चेयरमैन और उसके मेंबर्स का जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट हमारा गवर्नर ही करता है, ठीक है। He is consulted by the president by appointing the judges of the high court and chief justice of the high court, ठीक है। समझ गए आप लोग। और ये जो होता है जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने बल पे ही कर सकता है, मतलब इलेक्ट कर सकता है और जजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट से, ठीक है, समझ गए। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट, कितने अपॉइंटमेंट कर सकता है, ठीक है। पहला हमने देखा कि एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कर सकता है, दूसरा हमने देखा कि ये मेंबर्स ऑफ द स्टेट you can elect chairman and members of the state public service commission। दूसरा क्या था हमने पढ़ा, he is consulted by the president by appointing the judges of the high court and he was also appointed the judges of the subordinate courts, ओके। समझ गए आप लोग। तो एग्जीक्यूटिव में यहाँ हमेशा अपॉइंटमेंट करते हैं, लेजिस्लेचर में हमेशा लॉ बनाते हैं, ठीक है, ऐसे याद करिए आप लोग। फाइनेंशियल पावर्स क्या है इनकी। अब जो बजट होता है सेंट्रल में यूनियन बजट जो होता है वो हर साल प्रेसिडेंट लाता है, वैसे ही स्टेट बजट जो होता है
वो हर साल हमारा गवर्नर लाता है, ठीक है, जो हमेशा गवर्नर लाता है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने हर साल, ठीक है। ऑल मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन कंसेंट, मतलब ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के एडवाइस के बिना मनी बिल्स नहीं इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। मनी बिल्स कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बार में बताया था, कहाँ इंट्रोड्यूस होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, बेसिकली विधान परिषद, व्हिच इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कि ऑल मनी बिल्स, ठीक है, द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। अब जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है वो सेंटर में है, वैसे ही कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट, ये जो हमारे स्टेट में जहां की जो अनफोर्सिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं, वो सब स्टेट जो है वो इससे गवर्नर ले सकते हैं, ठीक है, खाली गवर्नर को ही आएगा, समझ गए आप लोग। तीसरा हमारा आ गया फाइनेंशियल पावर, देख लिया हमने क्या हमारा मनी की ताकत। अब चौथा हमारा जुडिशियल, अब ये जज भी बन जाते हैं क्या गवर्नर, हाँ बिल्कुल बन जाते हैं। सुनिए, द गवर्नर इज, मैंने बताया था जब मैं आपको एग्जीक्यूटिव पावर बता रहा था कि गवर्नर इज कंसिडर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, ही आल्सो अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। अब जो गवर्नर होता है इसके पास पावर होती है, ही कैन पार्डन, सस्पेंड और कम्यूट पनिशमेंट। पार्डन मैंने क्या बोला, पार्डन, सस्पेंड, कम्यूट, ठीक है। अब पार्डन मतलब क्या होता है, ये किसी को भी क्षमा कर सकता है। सस्पेंड मतलब क्या कर सकता है, ये इसकी सजा जो होगी, जिसको सजा मिलेगी उसको सस्पेंड कर सकता है। कम्यूट मतलब सजा कम कर सकता है, ठीक है। तो ये तीन पावर्स है गवर्नर के पास। अब जो हमारी आखिरी पावर है वो है डिस्क्रिशनरी पावर। अब ये जो सारे पावर हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव पावर, ये सब तो एक फाउंडेशन लगा है, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको दिया है कि आपको हर पावर पे एडवाइस लेनी पड़ेगी, लेकिन जो इनके पास खुद की डिस्क्रिशनरी पावर है कि हमारे पास अपनी भी पावर है, हम किसी की चेले वाले नहीं, हमारे पास हम खुद भी रूल करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर इज ऑल अबाउट दैट। तो डिस्क्रिशनरी पावर में हम क्या पढ़ेंगे, तो डिस्क्रिशनरी पावर वैसे ही होता है, गवर्नर इज फ्री टू जज इन देयर ओन मैटर। गवर्नर फ्री है, अब जज करते हैं कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। ही मे नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे प्रेसिडेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे एक्ट करता है, उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर होती है। वैसे ही गवर्नर जो होगा वो चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने भी एक्ट नहीं करेगा, उसकी मर्जी, डिस्क्रिशनरी पावर मेरी है खाली, ठीक है। तो पहला क्या है, ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन, he can ask any information from the government or the various departments working in the administrative circles, आप सर्कस बोल दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स, ठीक है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में जो भी गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट विभाग के जो गवर्नमेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन मांग सकता है, बताइए यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, बताइए इस तरह इतने लोग काम करते हैं, तो गवर्नमेंट के पास ये पावर है, he can seek or he can ask any information from the government, ओके। अब दूसरा क्या है, he can send back the bill back to the state legislature for the reconsideration। बिल आया, पास हो गए, अब क्या है, गवर्नर का साइन होगा तभी प्रेसिडेंट के पास जाएगा, लेकिन जो बिल आया कह देता है जाइए रिकंसीडर करिए फिर आइएगा, ये पावर है उसके पास। तीसरा क्या है, he may reserve bill, जैसे मैंने बताया, for the state election of the assent of the president, ओके, सिंपल है। अब if the governor is not satisfied with the state machinery, अगर गवर्नर को लग रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है स्टेट की वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रही है, तो वो सीधे प्रेसिडेंट को बता देगा, तो प्रेसिडेंट क्या लगा देगा, इमरजेंसी लगा देगा। तो इमरजेंसी के बाद गवर्नर जो होगा वो हीरो बन जाएगा और इस तरह सरकारें कम हो जाएंगी, कोई सरकार नहीं, केवल गवर्नर का रूल रहेगा, ठीक है, समझिए आप। तो दैट्स यू हैव स्टडीड अबाउट गवर्नर। गवर्नर के बाद क्या था, चीफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉलोइंग हमने गवर्नर के बारे में पढ़ लिया था, अब क्या पढ़ेंगे हम चीफ मिनिस्टर के बारे में। चीफ मिनिस्टर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी हु विंस द इलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर होता है बेसिकली वो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, जो मेजॉरिटी पार्टी का फॉर्म होती है जो कि इलेक्शन जीत गई होती है ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चीफ मिनिस्टर हमारे जो गवर्नर साहब होते हैं वो इनको इनवाइट करते हैं, आइए आप इस नई सरकार के साथ नई मिनिस्ट्री का विभाजन करिए, शुरुआत करिए, ठीक है। तो गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर इनवाइट तो ठीक है। द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स अमंग देम जो चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है वो अपने जो मेंबर्स हैं या अपने पार्टी के जो मेंबर्स हैं
लेजिस्लेचर के अपने पार्टी के जो मेंबर हैं उनको सिलेक्ट कर सकता है कि किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाए ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ही बेसिकली ही प्रिसाइडेड ओवर द, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर होगा। इट इज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो बीच में जो ब्रिज बन रहा है, जो ब्रिज के जो गैप करता है वो चीफ मिनिस्टर होता है हमारा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर इज अ स्पोक पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पोक पर्सन ऑफ हिज गवर्नमेंट, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ हिज गवर्नमेंट। जैसे ही हमारा इंडिया में कौन है, मोदी जी है, वैसे स्टेट में पर्टिकुलर कोई भी चीफ मिनिस्टर होगा वो स्पोक पर्सन होगा अपने गवर्नमेंट का। ठीक है, अब जो भी इनके पास पावर होती है, अनाउंसेस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, इतना तो सिंपल था चीफ मिनिस्टर के बारे में। अब चीफ मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे फंक्शंस। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट। अब कैबिनेट कैसे बनेगी, जो कि चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर होंगे वो ऑब्वियसली अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, द गवर्नमेंट विल अपॉइंट, the other ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister। ठीक है, allocation of portfolios, अब किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाए वो भी इनके पास फंक्शन है। गवर्नर allocates portfolios on the advice of the chief minister। इसको इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री दीजिए, इसको फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री दीजिए, इसको हेल्थ मिनिस्ट्री दे दीजिए, इसको बेसिकली बहुत सारी मिनिस्ट्री है, कोई भी दे दीजिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो allocates portfolios, और पहला क्या है, मेकिंग कैबिनेट। ठीक है, तीसरा क्या है, लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका लीडर कौन होगा, बेसिकली यस, लोकसभा का लीडर कौन है। अब बेसिकली लीडर कोई नहीं होता, लेकिन लोकसभा का लीडर वैसे भी कहा जाएगा हमारा किसको, प्राइम मिनिस्टर को, अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिकॉज़ उनकी ही मेजॉरिटी है लोकसभा में, क्योंकि वो लोकसभा का इलेक्शन जीतती है। वैसे अगर विधान परिषद की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए और उनमें वही चीफ मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट जीती, तो लीडर कौन होगा, वही चीफ मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो अंडर एडवाइस ऑफ द गवर्नर, तो ऑन द एडवाइस द गवर्नर एक्सरसाइज फंक्शन। अब जो चीफ मिनिस्टर आ गए, अब उनके एडवाइस पे जो गवर्नर का फंक्शन था, याद कीजिए जब मैंने आपको वही बताया जब पढ़ रहे थे कि जो ये कॉल कर सकता है अदर हाउस को या डिसॉल्व कर सकता है, तो इनके पास पावर ये ऐसे नहीं आएगी। चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, वो जब ओके या नॉट पे कहेंगे तभी वो फॉलो करेंगे, उनके पास डिस्क्रिप्टिव पावर नहीं है गवर्नर के पास। ये जो होते हैं स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं पॉलिसीज प्रोग्राम्स के बारे में कि ऐसी पॉलिसी रहेगी और प्रोग्राम रहेगा, लेकिन जो आखिरी जो बेसिकली डिसीजन होगा वो चीफ मिनिस्टर का होगा, और चीफ मिनिस्टर का डिसीजन हमेशा फाइनल माना जाएगा, बिकॉज़ इट इज अ लीडर, ही और शी इज अ लीडर ऑफ अ बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब जो चीफ मिनिस्टर है उसे चीफ एडवाइजर टू द गवर्नर भी कहा गया है, बेसिकली गवर्नर को कहा गया है चीफ एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, लेकिन चीफ मिनिस्टर को कहा गया गवर्नर में, चाहे ना कुछ रहने दो, वैसे उसके काम है कुछ नहीं, रबर स्टैम्प है, तो चीफ मिनिस्टर इज द चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, अब जनरली द गवर्नर एक्सरसाइज ऑल इन फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एज यू नो। ठीक है, बिसाइड द एक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो ब्रिज गैप करता है वो करता है, तो खाली कॉपी में लिखा है ना, असलियत में क्या होता है वो आप लोग को ही पता है, चीफ मिनिस्टर ही अपने बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के बारे में बता दिया हमने, अब हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। College students, we're going to discuss about Council of Ministers. So basically, as you know, Council of Ministers are elected by the are appointed, basically elected नहीं होता है, appointed होता है। Council of Ministers are appointed by the governor on the advice of the chief minister। ठीक है, जो गवर्नर होता है वो इनको अपॉइंट करता है on the advice of the chief minister। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो डे टू डे गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती है, डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनका वो करते हैं, बेसिकली देखभाल करते हैं कि कोई उलट पलट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास क्या होती है, जो कि सारी इनके पास पावर होती है, हमेशा डे टू डे ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि ये कीजिए और ये ना कीजिए। ठीक है, समझ गए आप लोग इतना। अब तो जैसा आपने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, कैसे, एक होगा बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरा होगा मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और आखिरी होगा डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई ग्रुप ऑफ नहीं है, इन तीनों को मिला के, तो कैबिनेट मिनिस्टर होगा जहां पे जिनको इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो मिलेंगे वो इंडिपेंडेंट रहेंगे कि हमको होम मिनिस्ट्री मिली है, हमको रेलवे मिनिस्ट्री मिली है, हमको गवर्नमेंटल मिनिस्ट्री मिली है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट रहेंगे और ये दोनों रहेंगे इनका असिस्ट करेंगे फंक्शन होने में, तो ये दोनों इनके नीचे रहेंगे, ये असिस्टेंस
प्रोवाइड करेंगे ये दोनों, बेसिकली मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, ठीक है। पहले फंक्शन मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, बाद टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट स्मूथली, ठीक है। दूसरा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। अब इनको रियल क्यों बोला जाता है, आप जैसे में देखिए कि जो गवर्नर जो भी काम करता है वो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करता है, ठीक है। तो ये इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रियल हेड ऑफ द वो बोला जाता है, ठीक है। और बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास क्या होता है, हर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जैसे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है तो वहां पे देखता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, रेलवे मिनिस्ट्री है वहां पे देखता है कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, तो डे टू डे अलग अलग इन मिनिस्ट्री में मतलब ये स्मूथली रन करता है, तो ये चेक करता है, दैट्स व्हाई दे कॉल एज अ रियल एग्जीक्यूटिव। तो तीसरा क्या कहता है, ये जो होता है फॉर्मुलेट्स करता है बेसिकली पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द स्टेट, जो कि चीफ मिनिस्टर बोलता है, और चीफ मिनिस्टर के बोलने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको फॉलो करता है और इसको इंप्लीमेंट करता है और जगह ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, ठीक है। तो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक, वो है हेल्थ केयर इन इंडिया। टॉपिक, हाउ डज अ बिल बिकम अ लॉ। कैसा बिल मतलब कोई बिल लॉ कैसे बनता है वो हम जानेंगे इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो बेसिकली इन द स्टेट लेजिस्लेचर देयर आर टू टाइप ऑफ बिल्स, बेसिकली ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल्स वो होते हैं जो डे टू डे फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन में काम आते हैं, ठीक है, वो पॉलिसी और प्रोग्राम हुआ वो ऑर्डिनरी बिल्स होंगे। और मनी बिल्स बेसिकली दोस बिल्स व्हिच आर रिलेटेड टू फाइनेंस और मनी, दे आर नोन एज मनी बिल्स, ओके। तो समझ गया। तो मेंबर्स ऑफ द ईदर हाउस कैन इंट्रोड्यूस द बिल। तो आपको पता है कोई भी मेंबर दोनों में से कोई भी हाउस इशू कर सकता है ईदर ऑफ द बिल, ओनली बेसिकली ओनली एंड ओनली ऑर्डिनरी बिल्स। मनी बिल क्या कहते हैं, विधान परिषद में नहीं होगा, केवल विधान सभा में होगा और लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा, ठीक है। तो however many bills can also only originate in Vidhan Sabha as I told you, ठीक है। तो there are three stages, बेसिकली तीन स्टेजेस चाहिए उसको लॉ बनने में। बेसिकली इसको थ्री रीडिंग्स भी कहा जाता है, थ्री रीडिंग्स, बेसिकली थ्री रीडिंग्स ऑफ अ बिल। ये तीन स्टेज से गुजरता है अभी आगे चलके लॉ बनता है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला रीडिंग है या पहला स्टेज जो कवर करता है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। पहला स्टेज क्या कहता है, इंट्रोडक्शन, बिल का इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। द मेंबर और हु इंट्रोड्यूस द बिल बेसिकली ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्पीकर ऑफ द हाउस। जो भी इंट्रोड्यूस करता है बिल उसको परमिशन चाहिए स्पीकर ऑफ द हाउस की, तो ये पहला स्टेज है, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस करता है और परमिशन लेता है, ठीक है। तो दूसरा स्टेज जब आते हैं, द सेकंड रीडिंग कंसिस्ट ऑफ अ जनरल डिस्कशन। परमिशन ले ली, अब सेकंड स्टेज इज ऑल अबाउट जनरल डिस्कशन ऑन द बिल, ठीक है। द हाउस विल रिफर इट टू अ सेलेक्ट कमिटी। अब कोई भी जो हाउस होगा वो किसी कमिटी को रिफर कर सकता है कि बिल की स्टडी करो। द कमिटी प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द हाउस। जो कमिटी जिसको देगा वो जो रिपोर्ट होगी वो हाउस में प्रेजेंट करेगी, एंड देन the bill is considered, then basically the consider the bill clause by clause। जो कमेटी जो रिपोर्ट देगी वो तो बेसिकली जो मेंबर होंगे उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ेंगे, तब बाकी डिबेट और डिस्कशन होगा, ठीक है। आफ्टर द सेकंड रीडिंग खत्म हो गई, द बिल इज रिफर्ड टू डिफरेंट कमिटीज। अब बिल को डिफरेंट कमिटीज में भेज दिया गया, ठीक है, फॉर द थरो ऑफ द बिल, बेसिकली और थरो स्टडी करने के लिए एज वेरी चेंजेस इफ एनी रिटर्न टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर कोई भी चेंजेस आता है या कोई भी नहीं तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वापस आ जाएगा, ठीक है, टू द हाउस। आफ्टर द बिल हैज बीन सेंट बैक टू द हाउस, ठीक है, कोई भी हाउस में चला गया, द डिटेल डिस्कशन विल टेक्स प्लेस। अब उसके बाद डिटेल डिस्कशन टेक्स प्लेस होगा, ये बेसिकली हमारी थर्ड रीडिंग की बात हो रही है, ठीक है। If it is passed by the house, the third reading will take place. अब takes place थर्ड रीडिंग कब होती है, जब बिल पास हो गया किसी की एक हाउस से, तो थर्ड स्टेज शुरू हो गया, ठीक है। The stage में फॉर्मेलिटी, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बस इसको साइन चाहिए, ठीक है। Once the bill is passed, then it's sent to the विधान परिषद। दूसरा उसमें क्या है, सिमिलर प्रोसेस यही रहेगा तीन रीडिंग का, वहां से पास हुआ तो गवर्नर साइन कर देगा, ठीक है। However, if the bill is rejected by the legislative council, ठीक है, अब जो कि बिल होगा वो रिजेक्ट हो गया दूसरे हाउस से फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 3 मंथ्स लैप्स विदाउट अ बिल कांट फाइल। अब 3 महीने से बिल पकड़े हुए हैं, ना तो पास कर रहे ना फेल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये अगर की कारण आता है या द बिल इज पास विद द अमेंडमेंट सो विद द असेंबली डजंट एग्री। अब बिल अगर को पास कर दिया गया, असेंबली की कोई भी बेसिकली व्यूज ना पूछते हुए, कोई भी व्यूज और रूल्स रेगुलेशन ना पूछते हुए ऐसे ही पास कर दिया गया, ठीक है, ओपिनियन ना पूछते हुए पास कर दिया गया, तो क्या होगा, तो बेसिकली होगा क्या, नाउ
it becomes obligatory for the विधान परिषद to consider bill within 30 days. वो कहने का विधान परिषद को तुम 30 दिन है तुम्हारे पास, इसको समझ लो, ठीक है। तो if the 30 days pass by और the bill is rejected by the विधान सभा, it is considered as both for setback. अब अगर 30 दिन के बाद नहीं पास होगा तो भाई नो बिल, तो नहीं करोगे, इसमें कुछ नहीं होगा, हम खाली साइन करेंगे, गवर्नर साइन करेगा, तुम वैसे ताली बजाते रहो, हमारा बिल लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो पावर है हमारे पास, किसके पास, लोअर हाउस के पास, एज यू नो, इसलिए लोअर हाउस किसे कहते हैं, विधान सभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। After the governor signs the bill, it becomes a law. Okay. A governor has no power to reject the bill. अब गवर्नर के पास भी कोई पावर नहीं है रिजेक्ट करने की बिल, उसके पास आया खाली साइन करेगा, ये बस इसके पास पावर है, जो ये बिल आता है ये सेंड कर सकता है वापस रिकंसिडरेशन पे, लेकिन अगर वापस आए तो इसको साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली, ये तो हमारा ऑर्डिनरी बिल, अब हम पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में। अब मनी बिल तो आपको पता ही है, विधान सभा में ऑरिजिनेट होता है, बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। अब द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द बिल पास बाय द विधान सभा, इट इज सेंड टू विधान परिषद, ठीक है। उनके पास 14 दिन का समय होता है, अगर 14 दिन के बाद आपने कोई भी अपना व्यू नहीं रखा, हाँ या ना रखा, तो इट इज नॉट रिटन विद 14 डेज के बाद रिटर्न नहीं हुआ, तो इट्स कंसीडर्ड पास बाय द बोथ ऑफ द हाउसेस। इसमें भी वही है, अगर आप नहीं करेंगे तो हाउस हो जाएगा, उसमें 30 दिन है, 14 दिन का, ओके, समझिए आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है। तो हेल्थ केयर इन इंडिया ये कैसे रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है इस चैप्टर से। देखिए हेल्थ हम क्या समझते हैं, बेसिकली हम हेल्दी तभी है जब हम फ्री हैं बेसिकली, और वी आर फ्री फ्रॉम सेवरल इंजरीज एंड सीवियर डिजीजेस, जब हम इन दोनों से फ्री है तब हमें हेल्दी पर्सन बोला जाएगा, ये तो बड़ा बेसिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ सराउंडिंग में ऐसे इफेक्ट, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, बेसिकली यार न्यूट्रिशनल लेवल जिसको इफेक्ट करते हैं और इनको इफेक्ट करते हैं, और जो हमें न्यूट्रिशनल लेवल चाहिए और इम्यूनिटी चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो हेंस द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक और द एमिनिटीज बेसिकली नीडेड फॉर द बेसिकली जो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, और अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है कि जो हेल्थ कंडीशन है उसको सुधारे स्टेट की, ठीक है। अब क्योंकि ये सब जो हेल्थ समझे दीज आर रन बाय द क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेस, ठीक है, एंड बेसिकली वर्कर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सब इनको रन करते हैं, ठीक है। और बेसिकली एम्बुलेंस सर्विसेज हो गए, ब्लड बैंक हो गए, तो ये सब गवर्नमेंट जो होती है वो पुट करती है इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ताकि ये जो रन कर पाए बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेस, वर्कर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब देयर आर टू टाइप ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पहला पब्लिक एंड दूसरा प्राइवेट। पब्लिक क्या होती है, जो भी सारे सरकार जो ये सब बेसिकली जो सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी ब्लड बैंक होते हैं, तो ये सब जो होती है सरकार के, तो पब्लिक कहा जाता है, और प्राइवेट बेसिकली आप जानते हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो अभी विलेज लेवल पे भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती है, इसको कहा जाता है पब्लिक हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सेंटर विलेज लेवल पे कहा जाता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, और विलेज लेवल पे पब्लिक हेल्थ सेंटर, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो दीज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ये हमेशा एक एक्टिविटी रहती है, प्रिवेंट फंक्शन रहता है इनका, जो डिजीज है वो प्रिवेंट करे और पर्टिकुलरली वैक्सीन जारी करे, ताकि हर एक नागरिक को ये पर्टिकुलर इलाज हो पाए, ठीक है। अब अर्बन एरियाज की अगर हम बात करते हैं, तो अर्बन एरियाज में वेरियसली देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यू नो, ठीक है। लेकिन हमारी जो इंडिया है वहाँ पे 20% ऑफ द पॉपुलेशन वो है जो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट एमिनिटीज को पा पाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं वो लोग, ठीक है। So it is a duty of the state to improve the living standard, to improve the standard of the living and basically and the level raise the level of nutrition, ठीक है, स्टेट की हमेशा ड्यूटी है, ठीक है, समझ आपको हेल्थ केयर इंडिया में बहुत छोटा सा टॉपिक है बेसिकली। ये था हमारा पूरा टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट, बहुत बड़ा टॉपिक था, इसको 2 पार्ट चाहिए थे हमें अच्छे से समझने के लिए। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए पहले पार्ट में हम लोग ने बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट यू स्टेट लेजिस्लेचर, फर्स्ट पार्ट में हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करी, ठीक है। तो अगर इसके बाद कोई डाउट आता है तो क्लास 7 की सोशल स्टडीज की बुक उठाइए, पार्ट 3 उठाइए सिविक्स, उसमें देखिएगा स्टेट गवर्नमेंट के नाम का टॉपिक होगा, पढ़िए उसको अच्छे से। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने को बैठा हूं। लेकिन डाउट तभी सॉल्व होंगे जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे और बेल आइकन भी यूज करेंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूं अपनी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि हम आसानी से देख सकें। तो तब तक के लिए लेट्स गो।